मैं जब भी ऑफिस से घर आता मेरी पड़ोसन नकाब ओढ़कर बिरयानी की प्लेट लाती और कहती, अम्मा ने गरीबों के लिए खाना बनाया था, आपके लिए भी एक प्लेट लेकर आई हूँ। मैं मारे भूख के वो प्लेट खा लेता और कुछ ही देर बाद मुझे गहरी नींद आने लगती। एक दिन सोकर उठा तो पड़ोसन का नकाब मेरे कमरे में रखा हुआ था। मुझे शक सा होने लगा तो अगले दिन मैंने बिरयानी की प्लेट फ़कीर को दे दी और सोने की अदाकारी करने लगा। कुछ ही देर बाद वो मेरे कमरे में आई थी और फिर मैं एक पुलिस ऑफिसर था। ये बात उन दिनों की है जब मेरी ड्यूटी एक गांव में लगी थी। यहाँ पर मेरा कोई जान पहचान का नहीं था। मैंने रहने के लिए सर्वेंट क्वार्टर की बजाय अंदरूनी शहर में रहना सही समझा था, क्योंकि मैं गांव में रहकर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता था। सर्दियों के दिन थे। एक कमरे और छोटे से आंगन का मकान मुझे एक पुराने से इलाके में मिल भी गया था। मैंने बस ज़रूरत की ही चीज़ें घर पर रखी थीं। पूरा दिन मेरा पुलिस स्टेशन में ही गुजरता था या फिर ड्यूटी पर। मुझे ना ढंग से खाने पीने का होश था और ना कोई मेरे खाने की रूटीन थी। कभी दिन में भाग दौड़ लग जाती तो कभी रात को मुंह अंधेरे निकलना पड़ता। एक दिन घर आया तो भूख के मारे चक्कर से आ रहे थे। मैंने जल्दी से किचन में गया, देखा वहाँ बस अंडा और प्याज ही मौजूद थे। सोचा इन्हीं का ऑमलेट बनाकर खाकर गुजारा कर लूँगा, लेकिन उसका भी सामान पूरा नहीं था क्योंकि घर में तेल और मिर्च नहीं था। मजबूरन मुझे पड़ोस के घर का दरवाज़ा बजाना पड़ा। एक खूबसूरत सी लड़की ने दरवाज़ा खोला। मुझे देखकर कुछ हैरान हुई, फिर दुपट्टे से अपना चेहरा छुपाए बिना मेरी बात सुने अंदर चली गई। उसके बाद एक बड़ी उम्र की औरत बाहर आई थी। मुझे देखकर माथे पर बल चढ़ाए पूछने लगी, कौन हो? मैंने कहा, मैं बराबर वाले घर में शिफ्ट हुआ हूँ और मुझे तेल और मिर्च चाहिए। मेरी बात पर उसने एक अजीब सी नज़र मेरे ऊपर डाली, मुझे सर से पैर तक घूरा। कहने लगी, रुको मैं लेकर आती हूँ। कुछ देर बाद मुझे उसने मिर्च और एक कटोरी में तेल लाकर दे दिया था। मैं घर वापस आया, खाना बनाया और खाकर सो गया। बात आई गई हो गई थी, लेकिन जिस लड़की ने दरवाज़ा खोला था उसका सुंदर सरापा मेरी आंखों के सामने से हट नहीं रहा था। जी चाहता उसको एक बार फिर से देखूं। एक बार मेरी शाम को ड्यूटी जल्दी ख़त्म हो गई। मैं घर आ रहा था जब वही बूढ़ी औरत दोनों हाथों में सब्जी के थैले पकड़े, सर्दी के मौसम में भी पसीने से भीगी हुई, धीरे धीरे चलते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी। अभी गली की शुरुआत थी, काफ़ी लंबा रास्ता था और उसका घर सबसे आखिर में था। हमदर्दी के नाते मैंने उसके पास जाकर कहा, अम्मा जी ये मुझे दे दें, मैं आपके घर तक छोड़ देता हूँ। पहले तो वो मुझे गौर से देखने लगी, फिर पहचान कर सारा सामान मुझे पकड़ा दिया और सुकून के लंबे सांस भरने लगी। एक हुंकार सा भरकर कहने लगी, ये बुढ़ापा भी अपने साथ ना जाने कितनी बीमारियां लाता है कि इंसान चलने फिरने से भी रह जाता है। मैंने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया, कहा, अम्मा जी आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। और फिर तो अम्मा जी की ख़त्म ना होने वाली बातें शुरू हो चुकी थीं। कहने लगी, जवानी में सारे घर का काम किया करती थी, मजाल है कभी थक जाऊं, लेकिन जब से 50 की उम्र आई है घुटनों का दर्द जान को आ गया है। उस पर जवान जहान बेटा भी है, लेकिन निकम्मा और हड्ड हराम। ये कहकर वो मुझे देखने लगी और गुस्से से बोली, 2 जवान बेटियां हैं मेरी और एक ही बेटा है। बड़ी मिन्नत और मुरादों से पाया है। भगवान से प्रार्थना की थी, भगवान मुझे एक बेटा दे दे, मैं रोज़ गरीबों को खाना खिलाया करूँगी। वैसे तो बड़ा ही प्यारा बेटा है मेरा, लेकिन एक नंबर का आलसी और निकम्मा है। मजाल है जो कभी घर का सौदा वगैरह भी ला दे। बस नौकरी पर जाता है और शाम को ही लौट कर आता है और नखरे ऐसे दिखाता है जैसे पुलिस में अफसर लग गया हो। कम बखत को कह दूं कि जा बाजार से सामान लेकर आ, तो कहता है, अम्मा मैं जाता हुआ क्या अच्छा लगूंगा, दफ्तर में नौकरी करता हूँ, लोगों में बड़ी इज्जत और रौब है मेरा। मैं सब्जी और दालें उठाकर घर लाऊंगा तो मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे। ना बाबा ना, मैं नहीं जाता। है मैं कहती हूँ आग लगे ऐसी अफसरी को जो घर के 4 काम भी ना करे। अम्मा जी की जबान अपने दरवाजे के पास जाकर ही बंद हुई थी। घर का दरवाजा बजाकर वो मुझे धन्यवाद करती हुई मेरे हाथ से सामान लेकर अंदर की तरफ बढ़ी थी। दरवाजा उसी हसीन लड़की ने खोला था जिसे देखकर मैं अपनी सूझबूझ खोने लगता था। मुझे देखकर वो फिर से गेट से ही वापस पलट गई थी। मैं भी वापस अपने घर जाने लगा तो अम्मा जी की पुकार पर रुकना पड़ा। अम्मा जी कहने लगी, अपनी घरवाली से कहना हमारे घर आ जाया करे। उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुराया और कहा, अम्मा जी मेरी अभी शादी नहीं हुई, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, पुलिस अफसर हूँ और यहाँ मैं ड्यूटी पर तैनात हूँ। मेरी बात सुनकर अम्मा हैरत से आंखें फाड़े देख रही थीं। कहने लगी, तुम पुलिस में हो? अरे पहले क्यों नहीं बताया, मैं तो बेकार में ही तुमसे इतना सामान उठवा कर ले आई। उन्हें शायद मेरी वर्दी और पोस्ट का सुनकर शर्मिंदगी महसूस हुई थी कि वो मुझसे सामान उठवा कर लाई थी। मैंने कहा, कोई बात नहीं अम्मा जी,
मैं आपके बेटे की तरह अफसरी का रौब नहीं झाड़ता। और भी कोई काम हो तो मुझे बता देना। मैं ये कहकर घर आ गया। उसके बाद रात को खाने में एक प्लेट बिरयानी की भरकर एक लड़का मुझे देने आ गया। कहने लगा, अम्मा जी ने भेजी है। रात का खाना हमारे घर से आपके लिए आ जाया करेगा, आप अपने लिए घर पर कुछ मत बनाना। वो लड़का उम्र में मुझसे काफ़ी छोटा था, लेकिन काफ़ी चंचल मिजाज का था। देखने में ही तमीज़दार लग रहा था। मैंने उसे अंदर आने के लिए कहा, लेकिन उसने कहा कि ये बिरयानी मोहल्ले में दूसरे घरों में भी देनी है, मैं बाद में आऊँगा। मैंने उसे कहा, जी ज़रूर आना। फिर मैंने दरवाज़ा बंद किया और बिरयानी खाने लगा। बिरयानी बहुत ही मज़ेदार बनी थी। पेट भर चुका था, लेकिन मन नहीं भरा था। ऊपर से उस हसीन लड़की का चेहरा आंखों के सामने आने लगा। दिमाग में आया, जरूर ये बिरयानी उसी लड़की ने बनाई होगी। खैर ये था कि मुझे अब रात के खाने की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। कभी अम्मा जी अपने बेटे के लिए मांगी गई मन्नत को पूरा करने के लिए गरीबों को खाना खिलाती तो उनमें से मेरे लिए भी प्लेट भरकर खाना आ जाता। ऐसे ही बिना किसी बात के ही अपने बेटे के हाथ मेरे लिए खाना भेज देती थीं। आजकल मैं बहुत बिजी था। मेरी हाईवे पर ड्यूटी लगा दी गई थी। कभी मैं शाम को घर लौटता तो कभी रात के 12 बज जाते। अम्मा का बेटा मुझे खाना देने जरूर आता था। फिर वो मेरे साथ बैठकर बातें भी करता रहता। बड़ा सादा मिजाज का लड़का था। ऑफिस से घर आकर बाहर कहीं नहीं जाता था। उसी से मुझे मालूम हुआ कि उसकी बड़ी बहन बीए कर चुकी है और उससे छोटी भी कॉलेज जाती है। मैंने ये जानना चाहा कि जिसको देखकर मैं अपने होश खो बैठा हूँ वो कौन से नंबर की है। इसीलिए कहा कि अम्मा जी के हाथ में तो बड़ा स्वाद है, खाने का मज़ा आ जाता है। खाना खाकर पेट भर जाता है, लेकिन नियत नहीं भरती। मैं जानना चाहता था, खाना यकीनन उसकी किसी बेटी ने ही बनाया होगा। वो लड़का हंसने लगा। कहने लगा, खाना तो मेरी बड़ी बहन बनाती है, अम्मा तो सिर्फ बातें ही बताती रहती हैं। अब तो मेरे दिल में ये उत्सुकता भी होने लगी थी कि जिसके हुस्न पर मेरा दिल मर मिटा है वो कौन सी वाली है। लेकिन अब दिल के हाथों अपनी शराफत को तो पीछे नहीं छोड़ सकता था। फिर वो घराना भी बड़ा ही संस्कारी टाइप का था। अम्मा जी की दोनों बेटियां कभी भी बिना मतलब के बाहर आते जाते मैंने नहीं देखी थीं। एक बार उनका भाई अपनी जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर चला गया। वहाँ उसे तनख्वाह अच्छी मिल रही थी। अम्मा जी कुछ बीमार रहने लगी थीं। अब मुझे खाना उन दोनों बहनों में से ही कोई एक देने आती थी, लेकिन दरवाजे से ही खाना देती और चली जाती। मेरी बड़ी कोशिश होती कि मुझे पता चले ये कौन सी लड़की है, क्योंकि अम्मा जी की दोनों बेटियां ही अपने आप को छुपाकर मेरे घर तक आती थीं। बड़ी सी चादर में वो अपने आप को छुपाए होती थीं और चेहरे पर भी घूंघट किया होता। मैं समझ नहीं पा रहा था कि जिस लड़की को देखकर मैं अपने होश खो बैठा हूँ वो कौन सी लड़की है, और ना ही वो अब तक मुझे दिखाई दी थी। लेकिन बात फिर वहीं आकर रुक जाती कि मैं पूछताछ करने की कोशिश करता तो यकीनन वो लोग मुझे बुरा समझते। लेकिन मेरी मोहब्बत उस लड़की के लिए रोज रोज बढ़ने लगी थी। मैंने एक बार अपने दिल के जज्बात का इजहार कागज़ के एक टुकड़े पर लिखकर दे दिया और कहा कि ये उस लड़की के नाम है जिसे मैंने पहली बार गेट पर देखा था, और उस रुमाल में वो कागज़ का टुकड़ा रख दिया जो खाने के ऊपर ढककर मुझे दिया जाता था। खाना बड़ी बहन बनाती थी और मुझे भी यही लगता था कि जिस पर मैं दिल हार बैठा हूँ वो बड़ी वाली ही है, क्योंकि छोटी बहन तो अभी पढ़ती थी। जिस लड़की को मैंने देखा था वो उम्र में 23-24 साल की लड़की थी। मैंने सोचा यही था कि अगर लड़की की भी रजामंदी हुई तो मैं अपनी माँ को बुलाकर रिश्ते की बात आगे बढ़ाऊंगा। उन्हीं दिनों मेरे बड़े अफसर ने एक फाइल दी थी जो उन मुजरिमों की थी जो जेल से भागे थे। आजकल हम इसी मिशन पर काम कर रहे थे। वो फाइल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि उसमें उन सब मुजरिमों की तस्वीरें और डिटेल्स मौजूद थीं। खैर मेरे घर पर कोई मौजूद नहीं होता था, इसलिए फ़ाइल इधर उधर होने का डर नहीं था। मैंने वो फ़ाइल अपनी अलमारी में रख दी। आज भी मुझे खाना देने एक लड़की आई थी। कौन सी आई थी मुझे नहीं पता। दरवाजे पर से ही खाने की ट्रे पकड़ाकर वो पलट गई थी, लेकिन अचानक ही मुड़कर बोली, आपका जवाब इसमें मौजूद है। मैं सुनकर हैरान हुआ कि कहीं वो मेरी बात पर गुस्सा न हो जाए, क्योंकि लड़की के बोलने का अंदाज थोड़ा तीखा था। मैंने जल्दी से ट्रे टेबल पर रखी, देखा गरम गरम बिरयानी से भाप उठ रही थी। मैंने प्लेट उठाकर नीचे देखा तो एक कागज का टुकड़ा मौजूद था। मैंने धड़कते दिल के साथ उसे पढ़ा। उसमें उस लड़की ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था और यह भी कहा था कि मैं अम्मा जी की छोटी बेटी हूँ जो रोज़ खाना देने भी आती हूँ, और उस दिन दरवाज़ा मैंने ही खोला था और आपने मुझे ही देखा था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। खैर मैं खुश था कि वो लड़की भी मुझे पसंद करती है। एक बार मैं जल्दी ही शाम को लौट आया, इसलिए खाना लेने खुद उनके घर पर चला गया।
दरवाज़ा उसी लड़की ने खोला था जिसने आजकल मेरी नींदें और मेरे दिल का चैन चुराया हुआ था। उसका चेहरा मेरी आंखों में बस गया था। उसे मैं किसी तरह भूल नहीं सकता था। जैसे ही उसकी और मेरी नज़रों का टकराव हुआ था, वो मुझे देखकर मुस्कुराई भी थी। कहने लगी, आप यहीं रुकें, आजकल अम्मा जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए खाना मैं आपको दे देती हूँ। उसके कहने का अंदाज बड़ा ही धीमा और मीठा था। ऐसा लगा कि जैसे दिल में उतरता चला गया हो। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो मुझे खाना देने आई तो चादर के पल्लू से मुंह छुपाए हुए थी। कहने लगी, आपने परेशानी क्यों की, मैं रोज आपके लिए लेकर तो आती हूँ। लेकिन इस बार उसके कहने का अंदाज थोड़ा तेज था। हाँ, आवाज़ वैसी ही थी। मैंने बहाना कर दिया कि मुझे भूख लगी थी, इसलिए जल्दी आ गया। खाने की ट्रे देते हुए वो धीरे से बोली कि इसमें मेरा फ़ोन नंबर मौजूद है। मैंने घर आकर उसका नंबर अपने फ़ोन में सेव किया और अब हमारी बातचीत शुरू हो गई थी। मैं उसे बताने लगा कि पहली नज़र में ही वो मेरे दिल में घर कर गई थी। ये सुनकर वो मुस्कुराने लगी। मैंने ये भी कहा कि मैं उसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और बहुत जल्दी ही उसके लिए अपना रिश्ता भी भेजूँगा। वो कहने लगी, अभी मेरी बड़ी बहन की शादी नहीं हुई और अम्मा जी उसे छोड़कर मेरी शादी नहीं करेंगी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर सकता हूँ। फिर बातों ही बातों में मैंने कहा, तुम्हारी बड़ी बहन के हाथों में तो बहुत ही स्वाद है, तुम भी उसे खाना बनाना सीख लो। कहने लगी, खाना तो मैं ही बनाती हूँ, बस अम्मा जी नाम बड़ी बहन का लगा देती हैं ताकि उससे पहले कहीं मैं किसी को पसंद ना आ जाऊँ, क्योंकि बड़ी बहन मुझसे कम खूबसूरत है। खैर, सिलसिला यूं ही चल निकला था। वो मुझे खाना देने आती लेकिन रुकती नहीं थी, फौरन वापस पलट जाती। मैं चाहता वो कुछ देर रुककर मुझसे बातें करे और अपने चेहरे से नकाब हटाए और मुझे अपने खूबसूरत चेहरे का दीदार करा दे, लेकिन वो रुकती नहीं थी, फौरन चली जाती, कहती फ़ोन पर बात करना। एक बार रात के 3 बजे मेरा दरवाज़ा ज़ोर से धड़धड़ाया गया था। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। जल्दी से कमरे से निकलकर आंगन में आया तो एक लड़की दरवाज़ा खोलने के लिए कह रही थी। आवाज़ से लग रहा था बहुत परेशान हो। मैंने दरवाज़ा खोला तो ये वही लड़की थी और रो रही थी। इस बार उसने अपने चेहरे पर नकाब नहीं किया था। रो रो कर उसकी गुलाबी आंखें और भी लाल हो गई थीं। नाक और गाल भी लाल टमाटर जैसे हो रहे थे। कहने लगी, मेरी अम्मा की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है, उन्हें अस्पताल लेकर जाना है। मैंने जल्दी से चप्पल पहनी, बाहर निकल कर आया और रोड से टैक्सी ली और अम्मा जी को सहारा देकर अस्पताल ले गया। अम्मा जी अपने सीने पर हाथ रखे कराह रही थीं। वो लड़की भी अम्मा जी के साथ टैक्सी में बैठ गई। बहुत ज़्यादा परेशान थी। अम्मा जी को अंजाइना का अटैक आया था। पूरी रात वो आईसीयू के कमरे में पड़ी रही थीं और वो लड़की रो रो कर बेहाल हुई जा रही थी। उसकी आंखें रोते रोते सूज चुकी थीं। रोते हुए बार बार प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, मेरी अम्मा जी को कुछ ना हो। खामोशी से बैठा मैं उसे देखता रहा। हालांकि मैं भी काफ़ी परेशान था। सुबह तक उसका भाई भी आ गया था। अम्मा जी 2 दिन तक हॉस्पिटल में रहीं। उसके बाद घर आ गईं। काफ़ी कमज़ोर भी हो चुकी थीं। एक बार मुझे अपने घर बुलाकर कहने लगीं, बेटा बात कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अपने बेटों की तरह समझती हूँ। देखो, अब मैं बीमार रहने लगी हूँ। बेटे की नौकरी भी दूसरे शहर में लग गई है। कह रहा है कुछ महीनों में हमें भी अपने साथ दूसरे शहर ले जाएगा। लेकिन मैं चाहती हूँ तुम मेरी बड़ी बेटी से शादी कर लो। तुम बहुत ही अच्छे शरीफ इंसान हो और मुझे बहुत ही भले इंसान लगते हो। छोटी बेटी का रिश्ता तो मेरी सहेली अपने बेटे के लिए मांग रही है। उसकी शादी मैं जल्दी ही कर दूंगी। ये सुनकर तो मेरे दिल की हालत बिगड़ने लगी। मैं तो उसके बगैर जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकता था। मैं चुपचाप वहाँ से उठकर वापस आ गया। अब भी परेशानी में घिरा हुआ था कि अम्मा जी से कैसे कहूँ कि मुझे बड़ी नहीं छोटी बेटी पसंद है। लेकिन मुझे ये भी डर था कि कहीं अम्मा जी ये ना सोचें कि मैं उनकी बेटी पर गलत नज़र रखता हूँ। अब भी वो लड़का मुझे पुलाव देने आने लगा था। इससे पहले तो वही खाना देने आती थी, लेकिन जब से उसका भाई आ गया था वही खाना देने आता था। इस बीच वो सिर्फ एक ही बार आई थी। मैंने उसे रोकना चाहा, उससे बात करना चाहता था, लेकिन वो मुझसे बिना बात किए पलट गई। मैंने उसे फ़ोन भी किया तो फ़ोन भी बंद था। मुझे उसके व्यवहार की समझ नहीं आ रही थी। इस बार बिरयानी खाते ही पता नहीं क्यों मुझे तेज़ नींद आने लगी और मैं जल्दी ही सो गया। और अब तो अक्सर ही ऐसा होने लगा था। जैसे ही मैं खाना खाता मुझ पर बेहोशी छाने लगती थी और मैं सो जाता। रात को ऑफिसर मुझे कॉल करके ड्यूटी के लिए बुलाते तो मैं इतनी गहरी नींद में होता कि अपनी ड्यूटी पर भी नहीं जा पाता। मुझे अपने अफसर की डांट खानी पड़ती थी। एक दिन मेरे फ़ोन की घंटी बजी। सर ने कहा कि वो फाइल लेकर आओ जो हमने तुम्हें रखने के लिए दी थी। मैंने जब अलमारी का लॉक खोला तो वहाँ से फाइल गायब थी। मेरे तो पैरों तले से ज़मीन फिसल गई थी। वो फाइल हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी।
कौन लेकर जा सकता था। मैंने उस फाइल को बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिली। मैंने ये बात अपने अफसर को बताई तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा। कहने लगे, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? अगर कुछ दिन में वो फाइल तुमने वापस नहीं दी तो तुम भी मुजरिम कहलाए जाओगे, तुम्हें जेल भी हो सकती है। मैं तो बुरी तरह से घबरा गया था। घर आया अच्छा खासा परेशान था। खाना खाने के बाद पूरा घर दोबारा छान चुका था लेकिन फाइल कहीं भी मिल नहीं रही थी। मेरी नौकरी तो एक तरफ, मेरी इज्जत के भी लाले पड़ गए थे। पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैंने गलती कहाँ की है। मुझे याद आने लगा, आजकल बराबर वाले घर का खाना खाते ही मुझे नींद आने लगती है। लेकिन ये ख्याल भी मुझे खाना खाने के बाद ही आया था। इस बार मैंने जागने की बेहद कोशिश की लेकिन नींद बहुत तेज आने लगी थी और मैं बेबसी से सो गया। जब सुबह आँख खुली तो काले रंग की चादर मेरे बेड पर मौजूद थी और अलमारी के पट भी खुले हुए थे। मेरा सामान भी उलट पुलट था। मेरे लिए ये बात बहुत परेशान कर देने वाली थी। अगर मुझे नशे वाली कोई चीज़ खिलाई जा रही थी तो बराबर वाली अम्मा जी के घर से ही खिलाई जा रही थी, जिन्हें मैं अच्छी तरह जानता था। उनका बेटा सीधा साधा शरीफ लड़का था, उसे कोई मतलब नहीं था और वो दोनों लड़कियां तो बिल्कुल घरेलू थीं। लेकिन जो निशानियां मुझे मिल रही थीं वो उन्हीं पर शक जा रहा था। मुझे हर कीमत पर वो फाइल चाहिए थी। मैंने उस दिन चावल नहीं खाए और फ़कीर को दे दिए और ख़ुद नाटक करते हुए सो गया कि तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और वही लड़की मेरे सामने खड़ी थी। आज भी उसने घूंघट नहीं किया था। मेरे तो होश उड़ गए थे। मुझे देखकर वो घबरा गई। कहने लगी, आप बीमार हैं, अब आपकी तबीयत कैसी है? मुझे होश में देखकर अब वो बहाने बना रही थी। दिल के हाथों बहुत जोर की चोट खाई थी मैंने, लेकिन अब कोई शक नहीं रहा था। मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा, तुम रात के समय मेरी खैरियत पूछने आई हो? ये समय है किसी शरीफ लड़की का घर से निकलने का। मैंने एक गलत लड़की को चुन लिया था। तुम मोहब्बत के काबिल ही नहीं हो। मैंने उस लड़की का हाथ पकड़ा और वो काली चादर उठाई और उसे खींचते हुए घर से बाहर ले जाकर अम्मा जी का दरवाज़ा खटखटा दिया। वो लड़की बुरी तरह से घबरा गई। कहने लगी, मैं छत से आपके घर आई थी। मुझे पता चला कि आप बीमार हैं, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया था। इस तरह मुझे घर लेकर मत जाएं, मैं बदनाम हो जाऊंगी। मेरी माँ मेरे बारे में क्या सोचेंगी? मुझे उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं रहा था। कौन सी चाल चल रही थी वो मेरे साथ? दरवाज़ा उसके भाई ने खोला था। मुझे अपनी बहन के साथ देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हुई थीं। मैंने उस लड़के के गुस्से की परवाह किए बिना उसे अंदर धकेला और खुद भी अंदर आ गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने उस लड़की का बाजू अब छोड़ दिया था। फिर मैंने चिल्लाकर उस लड़के से कहा, तुम्हारी बहन बदकिरदार है। इस वक्त छत से मेरे घर आई थी, मुझे खाने में नशीली दवा देती रही है, मेरे घर से सामान भी चोरी करती है और मेरे साथ भी पता नहीं। ये कहकर मैं चुप हो गया था। मैंने कहा, ये देखो इसकी काली चादर, ये कल मेरे घर में मौजूद थी। उस लड़के का ये सब सुनकर गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा था। मेरे चिल्लाने से अम्मा जी और उसकी दूसरी बहन भी बाहर निकल आए थे। दूसरी लड़की को मैं आज पहली बार देख रहा था। वो वाकई उससे कम खूबसूरत थी। मुझे देखकर अम्मा जी मेरे पास आ गईं। कहने लगीं, बेटा तुम क्यों मेरी इतनी मासूम और भली बेटी पर इल्ज़ाम लगा रहे हो? मैंने कहा, अम्मा जी ये चादर देखिए जो वो मुझे पहनकर खाना देने आती थी। मैंने सारी हकीकत भी बताई। मैंने ये भी कहा कि मेरी बहुत ही ज़रूरी फाइल मेरे घर से चोरी हुई है, मुझे इस लड़की के कमरे की तलाशी लेनी है। वो लड़की लगातार रोज आ रही थी। मुझे उस लड़के ने किसी बात से मना नहीं किया था, बस अपनी बहन को गुस्से से देख रहा था जो नाम में सिर हिला रही थी और अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रही थी। मैंने उस लड़की की अलमारी को उलट पुलट कर रख दिया और मुझे मेरी फाइल मिल गई। मैंने वो फाइल सबको दिखाई। मैंने कहा, ये किसी मुजरिम के गिरोह में शामिल है, तभी इसने ये फाइल चुराई है। वो बार बार मना करती रही कि उसने कुछ नहीं चुराया। अम्मा जी बेहाल होकर कुर्सी पर बैठ गईं। मैंने कहा, मैं फ़ोन करके अभी पुलिस को बुलाता हूँ, लेकिन उस लड़के और अम्मा जी ने मुझे कस्में और वादे देकर रोक दिया कि उनकी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। मुझे इस वक्त सिर्फ अम्मा जी का ख्याल था, इसलिए मैं अपनी फ़ाइल लेकर चला गया। अगले दिन वो लोग घर छोड़कर जा चुके थे। मेरी नौकरी भी बच गई थी। मैंने अफसर से कहा कि मेरे घर में कहीं फ़ाइल रखी थी और मैं भूल गया था। बात ख़त्म हो गई थी। मुझे उस बात का बहुत अफसोस हुआ था। 10 साल आगे का समय गुजर गया था और मैंने शादी भी कर ली थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक भयानक हादसा हुआ था कि एक एक्सीडेंट में मेरी पत्नी मुझे और मेरी बेटी को इस दुनिया में छोड़कर जा चुकी थी और अब मैं अपनी बेटी के साथ अकेला रहता हूँ। हाँ, मैंने अपनी माँ को गांव से बुला लिया है, क्योंकि जब मेरी पत्नी मरी थी उस समय मेरी बेटी 5 साल की थी
और उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। पूरे 10 साल गुजर गए थे। शादी भी कर ली थी, बेटी भी हो गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो चेहरा आंखों से ओझल नहीं होता था। जब भी आंखें बंद करता उस लड़की का वो मासूम सा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। दिल कहता कि वो बेकसूर थी, लेकिन दिमाग कहता जरूर वो कोई शातिर मुजरिम थी। लेकिन उस दिल का क्या करता जिसमें उसकी मोहब्बत अब भी दबी हुई थी। आज मेरी उम्र 40 साल हो चुकी है, मेरी बेटी 10 साल की हो चुकी है। मैंने दोबारा शादी का नहीं सोचा। पहले भी शादी मेरी माँ ने जबरदस्ती करा दी थी, लेकिन अब तो मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता था। इस बार मेरी ड्यूटी बर्फबारी की वजह से नैनीताल में लगी थी और वहीं मुझे वो लड़का भी मिला था। अब उस लड़के की भी शादी हो चुकी थी। अब ये बात इतनी पुरानी हो गई थी कि मैंने उसे देखकर मुंह नहीं बनाया था, बल्कि बहुत ही खुशी से उसे मिला था। वो भी मुस्कुराने लगा। मैंने उसे पूछा तो कहने लगा, अम्मा जी का तो 2 महीने बाद ही देहांत हो गया था। फिर कहने लगा, मेरी छोटी बहन की शादी अम्मा जी की सहेली की बेटे से तय थी और उसी से हो गई है, लेकिन मेरी बड़ी बहन ने शादी नहीं की है और ना ही शादी करने का इरादा है। छोटी बहन का सुनकर मेरे दिल में नफरत के जज्बात उभरने लगे थे। मेरे साथ उसने कितने खेल खेले थे, मोहब्बत का भी और मेरी बर्बादी का भी। इससे पहले मैं उस लड़के से वापसी की इजाज़त मांगता, पीछे से आती हुई उसी लड़की को देखकर मेरे कदम जैसे जम से गए थे। वो लड़की अपने भाई को पुकार रही थी। मुझे देखकर उसके शब्द मुंह में ही रह गए थे। सादे से कपड़ों में भी वो अब भी कयामत का हुस्न रखती थी और मेरे दिल को अंदर तक हिला गई थी। फिर मैंने सोचा उसका पति भी यहाँ आया होगा। वो लड़की मुझे देखकर गुस्से से अपना मुंह फेर गई थी। मैंने जाने की अनुमति मांगी और पलट गया। मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा कि मैं अब तक उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार क्यों हूँ, कि तभी उस लड़के ने अपनी बहन को दीदी कहकर पुकारा था। मैंने मुंह ही मुंह में दोहराया, दीदी? क्या ये इसकी छोटी बहन नहीं थी? मैं अचानक ही पलटा था। वो लड़का उसे दीदी कहकर बात कर रहा था और मेरे होश उड़ गए थे। अगर वो बड़ी बहन थी तो फिर वो कौन थी जो उसका हवाला देकर मुझसे बात करती रही थी? मुझे उस लड़की की बातें याद आने लगीं। सारी कहानी अब मेरे समझ में आ गई थी। चैन से चैन मिलती जा रही थी। खेल इस लड़की ने मेरे साथ नहीं खेला था, बल्कि उसकी छोटी बहन ने हम दोनों के साथ खेला था। ऐसे बहुत से केस मैंने सुन रखे थे जहाँ एक बहन दूसरी बहन की खूबसूरती से जेलस होकर उसकी राहें बदल देती है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। फिर मुझे वो दिन याद आने लगा जिस दिन मैं फ़ाइल लेकर घर आया था और उस समय वो भी मेरे लिए खाना लेकर आई थी। वो मुझसे पूछने लगी, ये क्या है? मैंने बताया कि ये बहुत ही ख़ास फ़ाइल है, इसमें मुजरिमों की तस्वीरें हैं। वो कहने लगी, मुझे मुजरिम देखने का बहुत शौक़ है। मैंने उसे फ़ाइल दिखाई और मुजरिम की तस्वीरें भी दिखाई थीं। वो खुद को तो उस वक्त छुपा कर ही आती थी, यहाँ तक कि मुझे सिर्फ उसकी आंखें ही दिखाई देती थीं। ये बात मेरे लिए कोई इतनी अहम नहीं थी, लेकिन शायद उसे ये पता चल गया था कि ये फ़ाइल मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो मुझे नशे की दवा देने लगी थी और फ़ाइल उसने मेरे कमरे से चुराकर अपनी बहन की अलमारी में छुपा दी और उसी की काली चादर मेरे कमरे में छोड़ दी ताकि मेरा शक उसकी बहन पर चला जाए। सारा किस्सा मैं समझ गया था। मैं जिससे मोहब्बत करता था वो छोटी नहीं बल्कि बड़ी वाली बहन थी, और उस छोटी वाली लड़की को भी पता चल गया था कि मैं उसकी बड़ी बहन से मोहब्बत करता हूँ और ये बात उसे गवारा नहीं हुई थी। इसलिए उसने मेरी और अपनी बहन की राहें अलग कर दी थीं और मुझे उससे मिलने नहीं दिया था। मेरे दिल में दबी मोहब्बत फिर से तड़प उठी थी। मेरा जी चाहा काश एक बार उस लड़की से बात कर लेता, उसकी बात सुन लेता। उसकी आंखों में उस समय कितने आंसू थे। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत भी देखी थी। शायद वो भी मुझे चाहती थी, इसीलिए उसकी बहन ने उसे ये झूठ कहा होगा कि मैं बीमार हूँ और उससे रहा नहीं गया होगा, इसीलिए वो मुझे देखने आई थी। मेरा दिल तड़प रहा था, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। लेकिन अब शायद वो मुझसे नफरत करती थी, क्योंकि जब उसकी और मेरी नज़रों का टकराव हुआ था तो उसकी आंखों में मेरे लिए बेतहाशा नफरत भरी हुई थी। शायद वो मुझे अपनी माँ का कातिल मानती होगी। उसे मेरी वजह से अपना घर बार छोड़ना पड़ा था, दूसरे शहर आना पड़ा था। मेरी वजह से ही उसके चरित्र पर कीचड़ उछाला गया था। अपने माँ और अपने भाई की नज़रों में गिर गई थी। फिर वो कैसे अब मुझसे मोहब्बत कर सकती थी? वो मुझ पर एक नफ़रत की नज़र डाल कर जा चुकी थी और मैं उसे जाता हुआ देख रहा था। जी चाहा दौड़ कर उससे लिपट जाऊं और उसे अपनी मोहब्बत का विश्वास दिलाऊं कि मैं तुमसे बेअंतहा मोहब्बत करता हूं। तुम अब भी मेरे दिल में कहीं बसी हुई हो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। लेकिन समय का पहिया काफ़ी आगे बढ़ चुका था। चाहकर भी मैं अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा नहीं पा रहा था। वो मेरी आंखों से धीरे धीरे ओझल होती चली जा रही थी।
मैं घर आया तो मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। पूरी रात मेरी आंखों से आंसू बहते रहे थे। मैं चाह कर भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। रोते रोते मेरी आंखें लाल हो गई थीं। सुबह उठा तो मेरी माँ मेरी हालत देखकर परेशान हुई थीं। कहने लगी, क्या हुआ है तुम्हें? मैंने रोते हुए अपनी माँ की गोद में सर रख दिया। मैंने उन्हें सारी कहानी बता दी। कहने लगी, वो लड़की अब भी तुमसे मोहब्बत करती होगी। तुमने ये कैसे मान लिया कि वो तुमसे नफरत करती है? भले ही तुमने उसका दिल दुखाया था, लेकिन वो भी तुमसे मोहब्बत करती है। और इस बात का सबूत ये है कि उसने अब तक शादी नहीं की है। अगर तुमने उसका दिल दुखाया है तो उसकी ज़िंदगी में खुशियों का रंग भी अब तुम ही भरोगे। अपनी माँ की बात सुनकर मैं अपनी माँ की तरफ देखने लगा। दिल धड़क उठा था ये सोचकर कि वो मुझसे अब भी मोहब्बत करती है। शायद मेरी माँ सच कह रही थी, वो मुझसे अब भी मोहब्बत करती है, वरना वो शादी करके अपना घर बसा चुकी होती। मेरी माँ ने मुझे कहा, उसके घर का पता दो, मैं उसे अपनी बहू बनाकर लाऊंगी और हम दोनों मिलकर उसकी ज़िंदगी में खुशियों के रंग भर देंगे। इतने साल उसने जिस दर्द से गुजारे हैं उस सब की भरपाई कर देंगे। मेरे दिल को एक सुकून सा आ गया था। मैंने उसके घर का एड्रेस माँ के हाथ में थमा दिया, जो उसके भाई ने मुझे ये कहकर दिया था कि कभी हमारे घर चाय पर आना। और मैंने सुकून से आंखें बंद कर ली और अपनी माँ की गोद में लेट गया था। जिंदगी की आने वाली खुशियों को सोचकर मेरे चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट फैल गई थी। देर से ही सही, लेकिन मेरा महबूब मुझे मिलने वाला था और मुझे विश्वास था वो इनकार नहीं करेगी। और शादी की पहली रात जब मैंने उसका घूंघट उठाया तो उसने गुस्से से मुझे पीछे धकेल दिया था। कहने लगी, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मेरा दिल बहुत दुखाया है, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। मैंने हंसते हुए उसे दोबारा अपनी बाहों में समेट लिया था। मैंने कहा, बात नहीं करोगी तो शादी के लिए हाँ क्यों की थी? मेरा ये कहना था कि वो तड़प कर मेरे सीने में मुंह छुपा गई थी और फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, इसलिए कि मैंने तुमसे मोहब्बत की है, मोहब्बत नहीं इश्क किया है तुमसे। और अब अगर तुमने मेरा दिल दुखाया तो सच्ची मर जाऊंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी तुम्हारी बेरुखी सहकर। मैंने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया था और अपनी मोहब्बत का विश्वास दिलाया था। गम के बादल छट गए थे, जिंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।